हेलो माय लिसनर्स, आई नो काफ़ी लेट हो गया है स्टोरी को, बट मैं क्या करूँ, मैं काफ़ी टाइम से रीटेक ले रही हूँ पर परफेक्ट हो ही नहीं पा रही है। दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया। तो एडजस्ट कर लेना एंड सॉरी फॉर द वॉइस बिकॉज अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। चलिए शुरू करते हैं। नायरा जो खाना बनाकर अंश और क्रिश के सामने सर्व कर चुके थे। आराम से अंश तो पालती मार करके बैठे हुए थे, लेकिन क्रिश जो काफ़ी परेशान था, उसके चेहरे को इस तरह मुरझाया हुआ देखकर अंश उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें? प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे तुम? तभी कृष्ण कहता है, सर प्रोजेक्ट का क्या, छोड़िए सर, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा था, हम यहाँ से जाएंगे कब? जिस लहजे में उसने ये पूछा था, नायरा थोड़ा हैरान होकर और परेशान होकर कहती है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? तभी कृष्ण कहता है, क्या बताओ, जो भी हो रहा है बताने लायक नहीं है, पर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता सर। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, काम भी नहीं हो पा रहा। वही अंश कहते हैं, मैंने बोला तो है बॉडीगार्ड्स को, कोई ऐसा लोकेशन ढूंढो जहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रांग हो। अभी तक मिला नहीं। ये सुनते ही कृष्ण कहता है, वही तो पूछना चाह रहा था, तब तक मुझे झाड़ू पड़ गया सर। जैसे ही कृष्ण ने ये बोला था, अंश और नायरा दोनों हैरान हो गए थे। अंश तो एकदम से चुप रहते हैं, लेकिन नायरा जो कि काफ़ी जल्दी में उनसे पूछती है, किसने मारा झाड़ू से? बच्चों ने तंग किया क्या? कृष्ण कहता है, नहीं, तुम्हारी मौसी ने तंग किया। सर मैं क्या करता, यहाँ पर ना फ़ोन भी नहीं लगता ठीक से। अब मैं सोचा कि अपने फ़ोन को ऊपर करूँगा तो नेटवर्क कनेक्शन मिल जाएगा। अब हर मूवी में यही होता है सर। मैं चढ़ गया उस घटिया पर। जैसे ही नायरा ये सुनती है, वो थोड़ा हैरान होकर पूछती है, कहाँ चढ़ गए? कृष कहता है, घटिया, घटिया, घटिया या खटिया कुछ तो था। नायरा हंसते हुए कहती है, उसे खटिया कहते हैं, गांव के लोगों के लिए वो बेड समान होता है। कृष्ण कहता है, वो, अरे उसमें तो मैं नंगे पैर चढ़ नहीं पा रहा था, मैं शूज़ पहन करके चढ़ गया। तब तक पीछे से तुम्हारी मासी आई और हाथ में डंडा लिया और लगा दिया यार दो तीन। बोला बदमाशी कर रहा हूँ मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो बदमाशी करूँगा? और ये सारे नज़ारे को देख करके ना तुम्हारे आस पड़ोस के जितने बच्चे सब हंस भी रहे थे। अंश आराम से खाते खाते कृष्ण की बातों को एंजॉय कर रहे थे। और फाइनली उन दोनों का खाना इसी तरह से ख़त्म होता है। नायरा जो माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मासी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। ये सुनते ही कृष्ण कहता है, थोड़ी सी? मुझे तो ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि अंशर की आत्मा उनके अंदर घुस गई है और अंशर भी कभी मुझे झाड़ू से नहीं मारे। तभी अंश खड़े होते हुए कहते हैं, देखो कितना अच्छा हूँ मैं तो सोच रहा हूँ मासी को अपने साथ लेकर चलो, कम से कम तुम और बाकी के लोग काम तो अच्छे से करेंगे। नायरा भी कुछ और कृष से बात करती, तभी अंश उसको पीछे से खींचते हुए कहते हैं, तुम चलो यहाँ से, तुम खाना खाना और प्लेट्स हटा देना। वही कृष्ण कहता है, ओके सर। अंश और नायरा को अपने साथ बाहर लेकर आए थे और उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अपना गाँव दिखाओ मुझे, आई एम सो एक्साइटेड एक्चुअली। ये सुनते ही नायरा अंश की तरफ देखकर पूछती है, वैसे आपको गाँव में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है? उसके स्माइल को देखकर अंश कहते हैं, पता नहीं क्यों आ रही है, पर मन कर रहा है मुझे। हो सकता हो गांव देखने का मन कर रहा हो या फिर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। खैर जो भी है, जब तुम्हें यह जगह इतनी पसंद है तो वाकई खूबसूरत ही होगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे गांव की खूबसूरती। नायरा भी अंश के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहती है, तो फिर चलिए दिखाती हूँ। जहाँ नायरा तो आराम से स्पीड में चले जा रही थी, लेकिन अंश को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिससे वो बार बार नायरा को पीछे खींचते हुए कहते हैं, मैडम आराम से, गिर गिर जाओगे मुंह टूट जाएगा तुम्हारा, फिर घर वाले पूछेंगे क्या करके आए उसके साथ। हाँ, ये क्या कर रहे? अंश बहुत ही चौकन्ने से अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा रहे थे और अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। अब अंश कभी भी ऐसे जगहों पर तो चले नहीं थे। वो तो हमेशा गाड़ियों से ही रोड पर भी चला करते थे और अगर अपने घर में भी उन्हें चलना होता था तो वो जगह बहुत ही फ्रेश हुआ करती थी। अंश जो सामने की तरफ ही देख रहे थे, तभी नायरा जी कहती है, अगर ऐसे चलेंगे ना तो 1 किलोमीटर भी चलने के लिए आपको 4-5 दिन लग जाएंगे। और वो काफ़ी तेज तेज अंश के साथ दौड़ते हुए कहती है, आइए ना। वो तो अपनी साड़ी को उठा करके भागने लगी थी, लेकिन अंश अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आराम से चलूँगा, तुम जाओ। थोड़ी दूर पर आकर के नायरा जो कि एक पेड़ से टिक करके खड़ी हो गई थी और अंश को अपने पीछे पीछे आता देख करके उन्हें जल्दी जल्दी आने का इशारा करते हुए कहती है, आइए आपको कुछ दिखाती हूँ। अंश जैसे ही उसके पास पहुंचे थे, नायरा थोड़ी दूर पर एक दुकान को दिखाते हुए कहती है, वो ढाबा जो दिख रहा है ना, वो हमारा ढाबा है।
वहीं पर ना मैं अपने हाथों से समोसे बनाया करती थी। आपको पता है पूरे गांव में मेरे हाथ का समोसा इतना फेमस है, इतना फेमस, जैसे जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान। अंश उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और साथ ही उसकी तरफ ही देखते हुए कहते हैं, ओह। नायरा जी कहती है, बस हो, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, वैसे ये राज की बात है। मेरी मासी को लगता था कि मेरे हाथ का समोसा इतना टेस्टी होता है कि भीड़ लग जाती है दुकान पर अब उन्हें कैसे बताऊं, मैं इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी ना कि पूरे गांव के लड़के मुझे देखने के लिए आते थे और उसी बहाने मासी की आमदनी बढ़ जाती थी। अब उन्हें पता क्या लगता था कि मैं ही लक्ष्मी हूँ और इसी वजह से वो मुझे बहुत मानना भी शुरू कर दी थी। लेकिन ये बात ना मैंने उनको बताई नहीं कि आखिर में असल राज है क्या। तभी अंश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, तुम्हें देखने के लिए कौन आता था? नायरा उनको इस तरह से दांत पीसता देखकर कहती है, आपको क्या हो गया है? अब मेरी जैसी हसीन लड़की अगर अपने हाथ से समोसे बनाएगी तो देखने के लिए तो पूरा गांव आ ही जाएगा ना। अंश उसकी बातों को सुनते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, इट्स नॉट फेयर, ओके? ऐसे कैसे कोई तुम्हें देखने के लिए आ सकता है? और कोई छेड़ता भी था तुम्हें? ये सुनते ही नायरा जो अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, क्यों? आपको क्यों बताऊं? वैसे देखा जाए तो पूरा गांव ही मेरे पीछे लट्टू था, पर ऐसे मुझे कोई छेड़ता नहीं था क्योंकि मेरी मासी भी ना बिल्कुल आपकी फीमेल वर्जन है, सबको मारती रहती थी और सब उनसे बहुत डरते थे। अच्छा सुनिए, आप चलिए तो सही, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना है। जहाँ नायरा मुंबई में इतनी दबी दबी रहती थी, वहीं आज जाकर के उसका एक नया वर्जन अंश को देखने को मिल रहा था, जिसे देखने में अंश को काफ़ी दिलचस्पी आ रही थी। गांव देखना तो बस बहाना था, उन्हें तो वाकई बस नायरा के साथ वक्त गुजारना था। और जिस जगह को नायरा इतने खुशी खुशी अंश को दिखा रही है, ऑब्वियसली अंश को वो जगह तो पसंद आनी ही थी। थोड़ी दूर पर वो आकर के खड़ी होती है और काफ़ी तेज़ तेज़ हाँफने लगती है, क्योंकि वो चलते हुए तो आ ही नहीं रही थी, वो काफ़ी तेज़ तेज़ दौड़े जा रहे थे। अंश भी अब फाइनली थोड़ा बहुत उस जगह से फेमिलियर होते हुए जल्दी जल्दी उसके पीछे आते हुए कहते हैं, तुम आराम से चलना नहीं जानती हो क्या? हर जगह दौड़ना क्यों होता है तुम्हें? अब समझ में आया भागने में इतनी माहिर क्यों हो तुम। नारायण को शांत करते हुए कहती है, एक मिनट, मैं सांस ले लूँ उसके बाद। आपको पता है ये जो जगह है ना, यहाँ पर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और वो पीछे की तरफ रखे पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बैठिए। और आकर के दूसरे पत्थर पर वो भी बैठ जाती है। लेकिन जैसे वो दूसरे पत्थर पर बैठे थे, अंश भी उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, सांस ले लो, आराम से बताना। वही नारा खुश होते हुए कहती है, आप भी गहरी गहरी सांस लीजिए, यहाँ का ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अंशल कहते हैं, ऑक्सीजन खूबसूरत नहीं होता है। वही नारा जॉन्स की तरफ मुंह फुलाकर देखते हुए कहती है, हर बात में ना लॉजिक नहीं लगाते, कुछ बातों को बस एंजॉय करना चाहिए मेरी तरह। अच्छा, ये जगह कैसी लग रही है आपको? अंश सामने की तरफ देखते हैं, हर जगह पर बस हरियाली छाई हुई थी, की वजह से फसल इधर से उधर लहरा रही थी। अंश को यह सब देखने में थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा था, लेकिन तभी उनकी नज़र नायरा के चेहरे पर पड़ती है और उसके आगे के कुछ बाल जो कि इधर उधर जा करके उसकी आंखों को परेशान कर रहे थे, जिसे बार बार नायरा अपने हाथों से हटाए जा रही थी और सामने की तरफ दिखा करके अंश को वहाँ की बहुत सारी बातें बता रहे थे। अंश अपने हाथों को ले जाकर के अपने गाल पर टिकाते हुए लगातार नायरा की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, काफ़ी सुंदर है। नायरा बोले जा रही थी और अंश उसको देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नायरा को एहसास होता है कि अंश देख कहाँ रहे हैं, वो तुरंत ही अपनी नज़र को जैसे ही घुमा कर अंश की तरफ देखी थी, वो काफ़ी तेज़ से अपनी चेहरे को सामने की तरफ करते हुए कहते हैं, काफ़ी सुंदर है जगह। उनके बोलने का तरीका अचानक ही चेंज हुआ था, जिसे नायरा ने हल्का फुल्का नोटिस कर लिया था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है, और आपको पता है, जब भी मैं परेशान हुआ करती थी ना, मैं यहीं पर आकर बैठा करती थी। और वो देखिए, वो पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहीं वहाँ पर एक तोता और एक पपीहे बैठे हुए थे, साथ ही वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लिपटे चिपटे थे। अंश नायरा के कान के पास आते हुए कहते हैं, रोमांस कर रहे हैं दोनों, हमें उन दोनों को इस तरह नहीं देखना चाहिए, इट्स वेरी बैड मैनर। नायरा ये सुनते ही अंश की तरफ मुड़कर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो उनकी गलती है, अब ऐसे खुले में करेंगे तो कोई भी देखेगा ना। अंश उसके चेहरे को दोबारा से ध्यान से देखने लगे थे, जिससे वो अंश के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, आप कहाँ खो गए? लेकिन अंश इस बात को जाहिर तो नहीं कर सकते थे कि उन्हें नायरा को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे वो दोबारा से सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे मैं ये सोच रहा हूँ ये जगह जिसकी है उससे मिल लूँ एक बार।
ये सुनते ही नायरा जो अपनी भवें से कोड़ते हुए पूछती है, और वो क्यों, क्या करेंगे उससे मिलकर? कहीं उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का तो इरादा नहीं है ना आपका? अंश, जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए काफ़ी सीरियस टोन में कहते हैं, नहीं, पर जिसकी भी ये प्रॉपर्टी है, अगर मेरी उससे मुलाकात हो जाए तो उसकी ये फसल मेरे फैक्ट्री में काफ़ी अच्छी काम आएगी। और फैक्ट्री में ऐसे फ्रेश माल जाएंगे तो प्रोडक्ट भी काफ़ी फ्रेश निकलेगा और उससे कस्टमर को पसंद आएगा। मेरा भी प्रॉफिट और उस फार्मर का भी प्रॉफिट। कौन है इसका ओनर? तभी नायरा जी कहती है, आपको यहाँ पर मैं डीलिंग करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करिए ना। वही अंश अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, वो तो मैं कर ही रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही, डर लग रहा है कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। और ये बोलकर वो खड़े होते हुए कहते हैं, बट लिटरली मैं मिलना चाहता हूँ, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है ना, फार्मर्स को उनके हिसाब से वैल्यूज़ नहीं मिलती। इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इतने सस्ते में अपना माल बेच देते हैं। मेरे जैसे बिजनेसमैन से अगर वो डील करें तो ये डील उनके लिए प्रॉफिटेबल होगी। तभी नायरा अंश के सामने आते हुए कहती है, एक और सीक्रेट बताऊं? ये वो काफ़ी खुश होते हुए बोल रही थी। तभी अंश कहते हैं, ओके, अगर तुम्हें इतना ट्रस्ट है तो बता दो। नायरा बहुत ही स्टाइल से अपने साड़ी के पल्लू को हल्का से घुमाती है और फिर उसे अपने कमर के पास खींचते हुए कहती है, आप जिस जगह पर खड़े हैं वो पूरी जगह मेरे नाम पर है। उसने तो बहुत ही रिलैक्स वे में ये बोल दिया था, लेकिन अंश के लिए हल्का शॉकिंग बात थी, और इवन थोड़ी ज़्यादा ही शॉकिंग, बिकॉज अंश को तो इतना ही लगता था कि नायरा थोड़े छोटे परिवार से बिलोंग करती है और यही उसकी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन नायरा वो ध्यान से नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम क्या बोल रही हो, मजाक कर रही हो? तभी नायरा अंश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको लगता है मैं इस तरह का भद्दा मजाक करूँगी? खैर चलिए, आपको घर ले चलती हूँ, रात हो गई ना तो सांप वहाँ भी निकलते, काट लेंगे। अंश उसके साथ घर तो पहुँच गए थे, लेकिन अभी भी वो बहुत ही ध्यान से नायरा की तरफ ही देखे जा रहे थे। नायरा जिस तरह से अंश अभी बहुत ही शांत और चुप थे, नायरा उनको देखकर उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, आपको हो क्या गया? जब से आप उस खेत को देखकर आए आप काफ़ी परेशान हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, या फिर वाकई आपको मेरे साथ डीलिंग करनी थी? अंश उसकी बात को सुनते हुए थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो तुम यहाँ क्यों रहती थी, और यहाँ के गांव के सबसे अमीर खानदान की बेटी हो? ये सब सुनते हुए नायरा अपने सिर को ना मिलाते हुए कहती है, आपको मेरे बारे में जानना है? और फिर वो अंश के बिना कोई जवाब सुने ही जल्दी से वार्डरोब के सामने आकर के उसमें से एक बड़ा सा एल्बम निकालती है और उसे ले आकर के अंश के सामने रखते हुए कहती है, तो ठीक है, अगर आपको इतनी सारी सीक्रेट्स मैंने बता ही दिए हैं तो ये भी बता देती हूँ, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। और वो जल्दी से जाकर के अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी थी और तब जाकर के आकर वो अंश के बगल में बैठती है। वही उसमें से जैसे ही उसने पहला तस्वीर निकाला था, अंश बहुत ही क्यूरियस होकर के एक एक करके उसके सारे फ़ोटोज़ को देख रहे थे। वही वो उसमें से एक फ़ोटो को निकाल कर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें दुबई बहुत पसंद है क्या? ये सुनते ही नायरा अपना सिर मिलाते हुए कहती है, मुझे तो अपना इंडिया बहुत पसंद है। वहीं अंश कहते हैं, तो ये फ़ोटो शॉप क्यों करा है दुबई का बैकग्राउंड लेकर? ये सुनते ही नायरा जी कहती हैं, क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या होता है? अंश उसको फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, ये जो तुम्हारे मॉम डैड का फ़ोटो है तुम्हारे साथ, ये बैकग्राउंड के साथ तो। लेकिन तभी जाकर के अंश की निगाहें उस आदमी पर पड़ी थी और वो थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, ये तुम्हारे डैड है? नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ क्यों? वही अंश जो कि उस फोटो को इग्नोर करते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। वही अंश ने दूसरी फ़ोटो देखी थी और इसी तरह से वो कई फ़ोटोज़ को देखते हुए कहते हैं, ये हर जगह इतने लग्जूरियस लाइफस्टाइल के साथ तुम क्यों? कोई नॉर्मल फ़ोटोज़ नहीं है तुम्हारी यहाँ गांव में? नायरा अपना सरनामा मिलाते हुए कहती है, नहीं, इस एल्बम को बनाने के लिए मॉम डैड ने ही तो बोला था, और जब मैं यहाँ पर आई तो उसके बाद मम्मी पापा मेरे पास रहे ही नहीं, तो यहाँ की फ़ोटो कैसे क्लिक हो पाती? इसीलिए यहाँ की कोई फ़ोटो नहीं है। अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, यहाँ की फ़ोटो नहीं है मतलब तुम कहाँ की हो? नायरा अपने आगे आ रहे बालों को पीछे करके अंश की तरफ मुड़कर आराम से पालथी मारकर बैठते हुए कहती है, मैं यहाँ पर नहीं रही हूँ। आई मीन शुरुआत से मैं यहाँ पर नहीं रहती थी। मैं तो मम्मी पापा के साथ दुबई रहती थी।
उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आई पापा के बिजनेस में, तो हम और मम्मा मुंबई आकर शिफ्ट हो गए। अंश उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वहीं नायरा आगे कहती है, पर उसके बाद से फिर पापा मम्मा बोले कि तुम कुछ दिन मासी के घर रह जाओ। मुझे मासी के घर अच्छा भी लगता था क्योंकि मेरी मासी मुझे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर मम्मी ने बोला था वो मुझे लेने के लिए आएंगी। एक बार वो मुझसे मिलने के लिए भी आई थी। और आपको पता है, जब भी वो लोग यहाँ पर आते थे ना, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर आते थे, और या फिर वो लोग मुझे खुश करने के लिए यहीं पर कुछ खरीद देते थे। वो खेत ना मेरी ज़िद पर ही खरीदा गया था। वहाँ पर जब हम लोग खेलने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, तो अंकल हमें बहुत डांटते थे कि ये हमारी जगह है, निकलो यहाँ से। तो मम्मी से मैंने ज़िद किया। पापा ने बोला ठीक है, अगर मेरी बेटी को यह जगह पसंद आई है तो मैं खरीद देता हूँ। तो बस उन्होंने खरीद दिया पूरा जगह। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने मुझसे ना आखिरी बार वादा भी किया था कि वो मुझे एक दिन ज़रूर यहाँ से लेकर अपने साथ जाएंगे। लेकिन फिर वो कभी आए ही नहीं वापस। शायद मुझे भूल गए। और मुझे मुझे मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई और लगभग 14-15 साल की हुई, तो मासी ने मुझे बताया कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। आज बहुत ही सीरियस होकर नायरा से पूछते हैं, क्यों क्यों वापस नहीं आएंगे? नायरा जो कहती है, क्योंकि वो भगवान के पास चले गए, वो कभी वापस आ ही नहीं सकते। नायरा ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। लेकिन अंश उसको इस तरह देख करके थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आई एम रियली। तभी नायरा अंश की तरफ देखते हुए कहती है, पर कोई बात नहीं, अब चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं उसके लिए। और वैसे भी कभी ना कभी तो हर किसी को जाना ही होता है। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, शायद इसी वजह से भगवान ने उन्हें पहले ही बुला लिया। मैं भगवान से बहुत नाराज़ रहती हूँ उसके लिए, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप फोटोज़ देखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अंश भी अपना सर हाँ मिला दिए थे ताकि नायरा थोड़ा दूर उनसे जा कर के अपने आप को शांत कर सके। अंश एक एक करके अब दोबारा से उसकी सारी फ़ोटोज़ को चेक करने लगे थे। बार बार उस आदमी का चेहरा, जो कि नायरा के पापा थे, वो उन्हें फेमिलियर तो लग रहा था। और तभी उन्हें मिलती है एक पार्टी की फ़ोटो, जहाँ पर एक लड़की जो कि रेड फ्रॉक पहने काफ़ी खूबसूरती से अपने बाल को लहराते हुए खड़ी थी, बिल्कुल किसी मॉडल पोज में। वहीं अंश उस बच्चे को देख करके पहले तो हल्का सा मुस्कुराए थे, और फिर अचानक ही उनके दिमाग में कुछ गूंजना शुरू होता है। यू नो वट, यू आर माँ, रुको मैं मम्मा से पूछ कर आती हूँ। अंश को जैसे ये फ्लैशबैक आया था, वो एकदम से अपनी आंखों को बंद करते और फिर से खोलते हुए उसी चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगे थे। फ्लैशबैक में लगभग अंश जब 13 साल की उम्र के थे। आज वो अपने डैड के साथ किसी बड़े से फंक्शन में आए हुए थे, जो पार्टी बहुत ही आलीशान और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। हर जगह पर एक से एक बड़े बड़े शैंडलर लगे हुए थे। आसपास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। वही अंश अपने डैड के साथ आए हुए उस लोकेशन को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, और हर एंगल को देखते हुए वो कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड परफेक्शन। तभी शेखर अंश को एक आदमी से मिलवाते हुए कहते हैं, हे अंश, इनसे मिलो, ये है दानिश ओबेरॉय। कल तुम्हें मैगजीन में दिखे थे ना, ये वही शख्स है। जैसे अंश उनसे मिले थे, वो काफ़ी ऑफिशियल तरीके से अपने हाथ को उनसे शेक करते हैं, जिसे शेखर उनसे कहते हैं, कम ऑन, पैर छुओ। लेकिन तभी वो आदमी अंश के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, नो, बिजनेसमैन इसी तरह से हैंड शेक करते हैं। एक दिन तुम भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बनोगे, तुम्हारे रुतबे से नजर आ रहा है मुझे। तभी उस आदमी की पत्नी भी आकर के अंश को धीरे से उसके बाल को सहलाते हुए कहती हैं, शालिनी जैसे बहुत बातें सुनती है तुम्हारे बारे में। अंश अभी अगल बगल के लोकेशन को देख करके चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाकर जगह को स्कैन कर रहे थे। बचपन से ही उन्हें आर्किटेक्ट बनना था, और ऑब्वियसली कोई भी अच्छी जगह को देख करके वो हर जगह कैलकुलेशन शुरू कर देते थे। लेकिन तभी उनके कानों में काफ़ी मीठी सी आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, आवाज़ तो मीठी थी, मगर बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था। एक छोटी सी बच्ची अपने लहराते हुए बालों को संभालते हुए आती है और अपने पापा से शिकायत करते हुए कहती है, दिस इज़ नॉट फेयर डैड, आई वांट टू कट माई केक, कब टाइम होगा? तभी उस बच्चे की मॉम उसको अपने गोद में उठाते हुए कहती हैं, हेलो करो सबको। लेकिन वो लड़की अपना
फ्रॉक ठीक करते हुए जल्दी जल्दी अपनी मॉम के गोद से उतरते हुए कहती है, मम्मा आई एम नॉट दिस यंगर, आप मुझे हर जगह गोद में मत उठाया करो, आई फील एम्बेरस्ड। अंश की निगाहें अपने आप को रोक ही नहीं पाती और जैसे ही वो उस बच्चे को देखे थे वो काफी नाराज होते हुए कहते हैं, सच एन ill-mannered and clumsy kid। अंश ने जैसे ही बोला था उस बच्ची ने ये बात सुन ली थी और वो काफी गुस्से में अंश की तरफ ही घूरी थी और अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपनी केक का एक बाइट नहीं दूंगी, समझे? एंड आई एम नॉट इल तभी उसकी मम्मी उसको देखते हुए कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, लड़ाई मत किया कर तुम हर जगह। थोड़ी देर में अंश जो आकर के एक चेयर पर बैठे हुए थे और वहीं वो अपने हाथ में अपने डैड का फोन लिए हुए थे। तभी वो लड़की जो आकर के जानबूझ के अंश को ऐसे हिलाई थी कि उनके हाथ से उनके डैड का फोन गिर गया था। वो फोन उठा करके उस बच्ची को काफी घूरते हुए कहते हैं, पागल हो तुम, आर यू जस्ट आउट ऑफ योर माइंड? वही वो लड़की जो अपने हाथ में ले केक के बाइट को देखते हुए कहती है, यू नो व्हाट, यू आर मॉन्टर। उसको इस तरह हकलाता देखकर अंश उस पर हंसते हुए कहते हैं, पहले जा करके इंग्लिश सीख कर आओ, उसके बाद समझ से बातें करना तुम। तभी वो लड़की जो कहती है, एक्सक्यूज मी, don't tell me to learn English. I can understand well English and I can speak well English. Don't you dare to just tease me, okay? Mama told me a word. अब जो मुझे खा जाएगा अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी। What was the word? और फिर वंश की तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ। और वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मा का पल्लू खींचते हुए कहती है, मम्मा मम्मा सुनो, वो कल आप मुझे डरा रही थी ना जिस वर्ड से, वो क्या था जो मुझे आकर खा जाएगा अगर मैं दूध नहीं पीऊंगी तो? फिर उसकी मम्मा जो कहती हैं, किससे बोलना है तुम्हें? नायरा जो कहती है, आप बताओ ना प्लीज़। उसकी मम्मा उसका कान पकड़ते हुए कहती है, समायरा वेरी बैड मैनर। तभी नायरा जो कहती है, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ 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 फॉर मी, प्लीज़ ना। उसकी इज्जत करने पर अगल बगल के लोग भी उसे देखने लगे थे, जिसे उसकी मॉम बताते हुए कहती हैं, अच्छा पापा रुको, दैट वर्ड इज़ मॉन्स्टर, पर हाँ किसी को बोलना मत। अभी वो इतना बोल पाती तभी वो लड़की जा करके उस आदमी के सामने खड़े होते हुए कहती है, यू नो व्हाट, यू आर अ मॉन्स्टर। कि तभी अंश उसका वर्ड क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर बोलने तो आता नहीं है, आ गई है मेरे सामने लड़ने के लिए। एंड इफ आई एम अ मॉन्स्टर देन यू नो व्हाट यू आर अ विच। नायरा कहती है, अब इसका मतलब क्या होता है? अंश उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर की फीमेल वर्जन होती है। तभी अंश को काफी तेज तेज नायरा की आवाज आ रही थी, क्या हो गया, फिर से खो गए आप? चाय लेकर खड़ी हूं मैं। अंश अचानक ही उसकी तरफ मुड़े थे और जैसे नायरा हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, क्या करें, चाय गिर जाएगी। अंश अचानक से उस फोटो को बेड पर रखते हैं और उसके हाथ से ट्रे को साइड में रख करके कहते हैं, तुम समायरा हो राइट? ना इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, हाँ बता करके आप खुद को डिटेक्टिव मत समझिएगा। अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट, समायरा ओबेरॉय धानिश और श्रद्धा ओबेरॉय की बेटी राइट? जैसे ही नायरा ने यह सुना था वो काफ़ी हैरान होकर अंश से पूछती है, आपको मेरे मम्मी पापा का नाम कैसे पता चला? अगर आपको पता चल गया ना तो प्लीज़ मौसी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत मारेंगी। तभी अंश उसकी कमर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने किसी को अपने बर्थडे के दिन मॉन्स्टर बुलाया था? नायरा सुनते हुए कहती है, मेरा बर्थडे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, क्यों? वही अंश कहते हैं, और किसी ने तुम्हें विच बुलाया था, यह याद है तुम्हें? ये सुनते ही नायरा जी कहती है, ये तो मुझे आप ही बुलाते रहते हैं कि मैं चुड़ा लूँ, हाँ मेरे बाल लंबे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुड़ा लूँ। अंश उसकी बातों को हंसते हुए सुन करके अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लेते हुए कहते, इट्स ओके, अच्छी बात है तुम्हें याद नहीं है। और वो बहुत ही ध्यान से नायरा की हर एक हरकत को देखते हुए कहते हैं, आई कैन नॉट इमेजिन, जैसे मुंबई के इतने सारे लोग ढूंढ रहे हैं, वो मेरे सामने है। इस लड़की के बारे में जितना जानो उतना कम लगता है, मिस्टीरियस कहेंगे। नारायण को डांट लगाते हुए कहती है, ये क्या किया मेरे बेड का हाल, पूरा फैला दिया, इसलिए आपको दिखाया था मैंने एल्बम। वही अंश जो धीरे से अपने सर को एक तरफ टिल्ट करते हुए कहते हैं, कम ऑन, अब इतना तो तुम कर ही सकती हो।
तुम्हारे पति को मन कर रहा था तुम्हें अच्छे से देखने के लिए और बस मैंने फैला दिया फ़ोटो इधर उधर। नायरा सारे फ़ोटोज़ को रखने लगी थी जिसमें से अंश उसका एक फ़ोटो निकालते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे बर्थडे का फ़ोटो है ना, इसे मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन नायरा उनके हाथ से फ़ोटो खींचते हुए कहती है, नहीं मिलेगा। अंश रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़। आखिर कौन थी नायरा और क्या थी उसकी असली हकीकत और कैसे ख़त्म हुए थे उसके माँ बाप, आइए जानते हैं नायरा के बारे में और बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शादी एक पनिशमेंट के नेक्स्ट एपिसोड में।